ऑडियो क्लियर है। ओके। स्टोरेज को लेकर हम लोगों को स्टार्ट करना है। क्या मैसेज के ही थ्रू सबको बुलाना पड़ेगा क्या? ओके, ऑडियो क्लियर है। स्टार्ट करते हैं। सर्वर स्टोरेज। ओके। सर्वर सर्वर स्टोरेज क्या है और कैसे काम करता है एंड एवरीथिंग। तो स्टोरेज बेसिकली, स्टोरेज चाहे सर्वर लेवल के लिए हो या फिर क्लाइंट लेवल के लिए हो, स्टोरेज इज स्टोरेज। एंड स्टोरेज इज अ प्रोसेस टू स्टोर द इंफॉर्मेशन और टू सेव द इंफॉर्मेशन, टू रिटेन द इंफॉर्मेशन। और ओके, जो भी स्टोरेज क्या होता है, एक ऐसा डिवाइस है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम क्या कर सकते हैं, अपनी इंफॉर्मेशन को, डेटा को स्टोर करते हैं, रिटेन करते हैं, ज़रूरत पड़ने पर यूज करते हैं। ये स्टोरेज होता है। ओके। तो बेसिकली स्टोरेज बहुत सारे टाइप्स के होते हैं। कुछ हमारा टेम्परेरी स्टोरेज होता है, जिसको हम लोग एज अ रैम वगैरह बोल सकते हैं, रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। और कुछ परमानेंट स्टोरेज होता है, या लॉन्ग टर्म स्टोरेज हम बोल सकते हैं, या फिर परमानेंट स्टोरेज बोल सकते हैं, जिसमें हमारे पास आ जाता है HDD, SSD, एटसेट्रा। ओके, तो ये सिंपल हमारा स्टोरेज का टर्म्स है। स्टोरेज इस तरीके से होते हैं। अब बहुत सारे टाइप्स के आपको स्टोरेज मिलेंगे। इसको प्राइमरी स्टोरेज में भी बोला जाता है, और सेकेंडरी स्टोरेज हमारी डिवाइसेस और सारी चीज़ें होती हैं।
लॉन्ग टर्म डेटा रिटेंशन के लिए इस्तेमाल करने के लिए यूज किए जाते हैं। तो जो सर्वर वगैरह में स्टोरेज इस्तेमाल होते हैं वो हार्ड डिस्क है। मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस इसको बोला जाता है ना। जो भी हमारा स्टोरेज होता है वो मैग्नेटिक स्टोरेज मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस बोलते हैं, क्योंकि ये एक मैग्नेटिक आर्किटेक्चर पर वर्क करता है। जैसे एच डी डी डिसेंबलिंग अगर मैं यहाँ पर ओपन करूँ, सो इस तरीके से आप यहाँ पर इसको देख सकते हो। तो एक मैग्नेटिक ड्राइव इसको हम बोलेंगे। कोई भी आप इसमें इमेज उठा लो, ये आप यहाँ पर देख सकते हो। ये सब स्टोरेज जो हमारा है ये हार्ड डिस्क स्टोरेज है। और कुछ इस तरीके से हमारा ये स्टोरेज होता है। और ये एक ओल्डर स्टोरेज है जिसको हम आज इतना ज़्यादा तो नहीं इस्तेमाल करते हैं। आप लोगों को एक मैसेज मैंने सेंड किया है। अब डेली मैसेज का वेट नहीं करेंगे, आपको अपने टाइम पर डेली ज्वाइन करके जब तक कोर्स एंड नहीं हो जाता है अपडेट करना है। ओके। सो ये हमारा स्टोरेज है, इसमें आप देख सकते हो कि हमारा मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस है। ये स्लोवर होता है और सस्ता भी होता है, आपको 1000-1500 रुपये में 500 GB मिल जाएगा। बट इसके अंदर डेटा एक लंबे समय तक रखा जा सकता है। बट आज के समय पर इसका एक अच्छा अपडेट हमें देखने को मिल जाता है जो कि SSD है, या फिर इसका जी हार्ड डिस्क है। और सबसे फास्टेस्ट जो स्टोरेज होता है वो हमारे पास इसका जी सॉरी SSD वगैरह आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि इसका अपग्रेड बोल सकते हैं। और इससे 5 to 10 टाइम फास्टर स्पीड आपको SSD के थ्रू देखने को मिलेगा। बट ये भी एक काफ़ी पॉपुलर डिस्क रहा है और हर पर्टिकुलर कंप्यूटर सिस्टम पर आज भी इस्तेमाल किया जाता है, या तो सेकेंडरी बैकअप के लिए या फिर बड़े इन्वायरमेंट में इसको बैकअप पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि इसके अंदर डेटा को लाइक डिस्क करप्ट होने के बाद भी, डैमेज होने के बाद भी डेटा को लाइक मैक्सिमम चांसेस रहते हैं कि रिट्रीव किया जा सकता है। बहुत सारे ऐसे रिपेयरिंग करके या टूल्स का इस्तेमाल करके इस मैग्नेटिक ड्राइव को रिकवर किया जा सकता है। ओके। तो इस डिवाइस के लिए आप देखोगे यहाँ पर तो मल्टीपल कंपोनेंट होते हैं। और इसमें प्लेटर लगा होता है, जो कि डायग्राम के अकॉर्डिंग आप देख सकते हो। स्पिंडल होता है, ये जो मोटर होता है इसको स्पिंडल मोटर बोलते हैं। ओके, स्पिंडल मोटर। एंड रीड राइट हेड होता है, जो कि एक निडल की तरह होता है, और ये डेटा को पूरा यहाँ से यहाँ ऐसे रोटेट होते हुए ये डेटा को रीड एंड राइट करता है। और एक्चुएटर होता है, एक्चुएटर का काम होता है कि कैसे हमें इस पॉइंटर को, रीड राइट हेड को मूव करना है। एक्चुएटर आर्म का काम होता है। एक्चुएटर एक्सिस होता है जिस जो कि एक एक्सिस पर पूरा का पूरा इसको ये रोटेट करवाता है। एक्चुएटर यहाँ पर भी होता है जो कि इस पूरे इन्वायरमेंट को या पूरे कंसोल को मैनेज करने का काम करता है। ये तो टेक्निक हार्डवेयर लेवल का बात है, बट आपको इतना आइडिया होना चाहिए। तो ये काफ़ी हैवी या काफ़ी बड़ी डिस्क होती है। और इसके कंपेयर में हमारे पास SSD इससे एक बेटर ऑप्शन है। SSD एक बेटर ऑप्शन क्यों है, मैं यहाँ पर SSD को दिखाता हूँ। SSD
तो ये आप देख सकते हो, ये एसएसडी है। और एसएसडी काफ़ी छोटा है, मतलब कि इसमें बहुत ज़्यादा पावर सप्लाई की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। और एक मिनिमम स्पेस में हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, और 5 to 10 टाइम फास्टर सॉलिड स्टेट ड्राइव होता है। ये स्पीड भी प्रोवाइड करता है बेटर। ओके। तो इन कंपेयर ऑफ दिस डिस्क, अगर हमें प्राइमरी डिस्क इस्तेमाल, जैसे आज अगर आप जो भी सिस्टम इस्तेमाल कर रहे हो उसमें अगर हार्ड डिस्क है और आप उसमें एसएसडी यूज कर लो, तो लगभग में आपके सिस्टम की स्पीड, जो करंट होगी, जो काम आप 10 मिनट में करोगे वो 2 मिनट के अंदर आप कंप्लीट कर लोगे, क्योंकि इतना फास्ट स्पीड वो प्रोवाइड करना स्टार्ट कर देता है। तो कोई आप में से ऐसा है जिसके सिस्टम पर हार्ड डिस्क लगा हो, कोई भी? नहीं सर, SSD है। नो सर। ओके। तो एसएसडी ही हर पर्टिकुलर डिवाइस पर आज देखने को मिलेगा। उसके बाद हमारे पास ऑप्टिकल स्टोरेज होता है, जिसमें हम सीडी डीवीडी या ऐसा कुछ ऐड कर सकते हैं, जो कि आप ये देख सकते हो। ओके। तो सीडी, वीसीडी और डीवीडी ऐसे करके कुछ टेक्नोलॉजी है जिसका हम इस्तेमाल करते करते हैं डेटा स्टोरेज के लिए। इस ये भी काफ़ी पॉपुलर है, आज भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। सर्वर इन्वायरमेंट में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, क्लाइंट इन्वायरमेंट में भी, या फिर नॉर्मल मूवी, गाने, बहुत सारे अलग अलग पर्पजेस से इसका इस्तेमाल देखने को मिलेगा। ठीक है। इसमें एक और होना चाहिए, ब्लूरे डिस्क। ओके। ब्लूरे डिस्क भी आपको, ये आप देख सकते हो बीडी, ये भी हमारा सर्वर स्टोरेज का पार्ट हो सकता है, आज भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो इन केस हम ये बोल सकते हैं कि हमारा जो भी स्टोरेज है वो सीडी डीवीडी पेन ड्राइव फ्लैश ड्राइव, एक और यहाँ पर ड्राइव आप ऐड कर सकते हो ऑप्टिकल डिस्क के बाद, जो कि हमारा हो सकता है पेन ड्राइव, पीडी, या फिर और भी ऐसे कुछ पेन ड्राइव वगैरह। आप सिंपल पेन ड्राइव रखो, फ्लैश ड्राइव या जो भी आप इसको बोलना चाहो बोल सकते हो। तो स्मॉल एंड पोर्टेबल डिवाइस होता है। और सीडी डीवीडी, सीडी की अगर हम बात करें तो ये अप्रॉक्स 700 MB का डेटा स्टोर कर सकता है मैक्सिमम। डीवीडी की बात करें तो अप्रॉक्स 4 to 5 GB का डेटा स्टोर कर सकता है। और ब्लूरे डिस्क की बात करें तो अप्रॉक्स 90, नहीं, 50 GB का डेटा स्टोर कर सकता है। बीडी का आप चेक करोगे तो आपको मिल जाएगा। हाँ, यहाँ पर देखो सामने लिखा है 50 GB। तो ये 50 GB तक के डेटा को स्टोर करने के लिए गेमिंग वगैरह के कंसोल में इसका इस्तेमाल आपको देखने को मिलेगा। पेन ड्राइव 1 1 TB का आपको देखने को मिल जाएगा। तो बेसिकली स्टोरेज का मतलब यही होता है कि हमारे पास जो डिवाइसेस हैं, जो डेटा है, इनको रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एक्सटर्नल एक इंटरनल डिस्क भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं, कुछ एक्सटर्नल पर्पस के लिए जो डेटा बैकअप के लिए इस्तेमाल करते हैं, कुछ इंटरनल पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हैं। ओके। तो एक्सटर्नल पर्पस पे हमारा हो जाता है, जैसे एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव, पेन ड्राइव हो गया, या फिर नेटवर्क अटैच्ड स्टोरेज हो गया, स्टोरेज एरिया नेटवर्क हो गया। बहुत सारी डिवाइसेस हम इस्तेमाल करते हैं। क्लाउड पर भी हम वन ड्राइव का इस्तेमाल, गूगल ड्राइव का इस्तेमाल, या फिर आई क्लाउड का इस्तेमाल, या फिर AWS एज्योर पर बहुत सारे ऐसे स्टोरेज परचेज कर लिए जाते हैं। तो उन सभी डिवाइसेस से इनका भी इस्तेमाल किया जाता है।
इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए। क्लियर है? तो बहुत सारे टाइप्स की डिवाइसेस आपको देखने को मिलेंगे। मैं यहाँ पर एक और डिवाइस ऐड करता हूँ, जैसे कि अ, जो नेटवर्क अटैच्ड स्टोरेज होता है जिसको हम नैस बोलते हैं। और नैस डिवाइस को आप यहाँ पर सर्च करोगे, नैस स्टोरेज, तो आपको मिल जाएगा। और बहुत इजीली आप इसको इंटरनेट से बाई कर सकते हो, कुछ इस तरीके का, अमेज़ॉन वगैरह पर। और ये नेटवर्क अटैच्ड स्टोरेज होते हैं। ये देखो 42,000 रुपीज़ का एक नेटवर्क अटैच्ड स्टोरेज है। और इसमें कितना बे है वो देखा जा सकता है, 72 TB का ये डेटा स्टोर कर सकता है। और इसमें नंबर ऑफ डिस्क कितनी इस्तेमाल हो सकती हैं, और SSD 1, SSD 2, SSD 3, SSD 4, 4 हार्ड डिस्क हम इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड स्टेटस यहाँ पर है LAN 1 LAN 2, दो लैन का इसमें हम कनेक्शन दे सकते हैं। और इन केस अगर LAN 1 डाउन रहेगा तो LAN 2 से एक्सेस होगा। बैक साइड में ये LAN 1 और LAN 2 का अपडेट है। DC पावर सप्लाई पर वर्क करता है। और बेसिकली इसके अंदर जो डिस्क होती है वो इंसर्ट करके इसको एक IP देकर इंटरनेट का, और हम इसको कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे नैस डिवाइसेस होते हैं जिनका URL होता है, इनके क्लाउड्स होते हैं, वहाँ पर इनको रजिस्टर करके हम एक्सेस कर सकते हैं, या पब्लिक IP से डायरेक्टली इनको एक्सेस कर सकते हैं। और कहीं से भी हम इस डिवाइस में डेटा स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, कुछ इस तरीके से ये डिवाइस आपको देखने को मिलेगा। अब इस ये 4 बे का है। 1 बे का अगर आप देखेंगे तो अप्रॉक्स सिंगल हार्ड डिस्क यूज करने के लिए 19,000 रुपये का है। ऐसे करके ये आप देख सकते हो, 2 बे का आप 2 हार्ड डिस्क इसमें इस्तेमाल कर सकते हो। और कहीं से भी आप अपना डेटा एक्सेस कर सकते हो, जब भी ज़रूरत पड़े। घर पर डिस्क है, स्टोरेज है, और आप उसको उसकी IP डालकर लॉगिन करके इसको एक्सेस करके काम कर सकते हो। इसके एप्लीकेशंस भी आते हैं जिनका यूज किया जाता है लॉगिन करके। इस डिस्क को आपने जैसा भी कॉन्फ़िगर किया होगा जिस IP पर, वो वर्क करेंगे। इसे यहाँ पर 23,000 रुपीज़ का एक है। तो बेसिकली जस्ट मैं एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि आप ये सब नेटवर्क अटैच्ड स्टोरेज चाहो तो सिंपल है कॉन्फ़िगरेशन, इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। और कहीं से भी एक तरीके का क्लाउड लेवल का स्टोरेज आप इसको बोल सकते हो। ओके। तो अगर हम डिस्क की बात करें, वाई लाइक स्टोरेज इज़ एन इम्पोर्टेंट पार्ट, क्योंकि विदाउट विदाउट स्टोरेज हम कैसे डेटा को मैनेज करेंगे, डेटा को यूज़ करेंगे। तो जब भी हम एक स्टोरेज प्लान करें तो वहाँ पर हमें मल्टीपल्स ऑफ इंफॉर्मेशन को मैनेज करना होता है, जैसे कि डेटा की सिक्योरिटी, कि हम अगर एक स्टोरेज इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें डेटा किस लेवल का सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा है, डेटा का परफॉर्मेंस क्या है, डेटा का स्केलेबिलिटी क्या है, और डेटा डिसास्टर के समय कैसे रिकवर किया जा सकता है। कि जब भी आप एक स्टोरेज प्लान करते हो तो डेटा डिसास्टर के समय, डेटा या डिस्क अनअवेलेबल अगर हो जाए, तो मेन पर्पस होता है हमारे स्टोरेज का प्लान करने का सर्वर लेवल पर। जैसे हम पर्सनल लैपटॉप में, डेस्कटॉप में स्टोरेज प्लान करते हैं, और ये हमेशा ध्यान रखते हैं कि अगर हमारा डेटा या हार्ड डिस्क करप्ट हो जाता है तो हम कैसे उसको, या हमारा डेटा मिलेगा, हम उसका बैकअप बनाते हैं पेन ड्राइव में इंपॉर्टेंट डेटा का, या अदर एक्सटर्नल हार्ड डिस्क खरीद लेते हैं। 3-4 हज़ार रुपए का मिल जाता है, 2 TB के आसपास। तो एग्जैक्टली हम ये प्रोसेस करते हैं। बट हाँ, अगर एक सर्वर इन्वायरमेंट की बात करें तो हज़ारों लोग हमारे सर्वर को एक्सेस करते हैं, डेटा को यूज़ कर रहे होते हैं। और हज़ारों लोग जहाँ पर एक्सेस करेंगे उनको स्केलेबिलिटी का भी ऑप्शन चाहिए, कि इन केस अगर आज 100 TB का डेटा हमारे सर्वर पे यूज हो रहा है, स्टोरेज इस्तेमाल किया जा रहा है, कल को 200 का भी ज़रूरत पड़ सकता है, तो इजीली वो स्केलेबल हो एंड परफॉर्मेंस बेटर हो। क्योंकि हज़ारों लोग जहाँ पर इस्तेमाल करेंगे, डेटा एक्सेस करेंगे, वहाँ पर एक फास्टर स्पीड आपको देखने को मिलना चाहिए। और डेटा करप्ट होने पर हमारा डेटा अवेलेबल होना चाहिए। तो इसके लिए हम रेड टेक्नोलॉजी है, फेल ओवर है, या रिडंडेंसी है, इस तरीके की कॉन्फ़िगरेशन उधर हम कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं। राइट। तो ये हमारा एक बेसिक इंट्रोडक्शन पार्ट है स्टोरेज का। और अगर हम अपने कंप्यूटर सिस्टम पर देखें कि हमारा करंट स्टोरेज क्या है, कैसे है, तो दो तरीके का आपको मिलेगा। एक तरीके का कि हम जो भी डेटा, या सिंपल क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम मैं अभी इस्तेमाल कर रहा हूँ, और क्लाइंट पर अगर मैं डिस्क मैनेजमेंट ओपन करता हूँ, लेट मी शो।
यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर जितनी भी हार्ड डिस्क हमारे सिस्टम पर लगी हैं वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। मैं इसको कॉपी करता हूँ, या यहाँ से आप डिस्क को कॉपी करो, और ये चीज़ मैं यहाँ पर ऐड करता हूँ। तो हमें क्या यहाँ पर ऑप्शन मिलता है, इसको मिनिमाइज करते हैं। यहाँ पर एक ऑप्शन है डिस्क वन, यानी डिस्क वन के दो पार्टीशन है, और ये एक सिंपल टाइप है, मतलब कि सिंपल पार्टीशन है, NTFS है, बेसिक डिस्क है, और ये कितना स्पेस है ये आपको पता चल जाता है। तो यानी कि यहाँ पर हमें ये ऑप्शन देखना है कि बेसिक डिस्क है और इसका फाइल सिस्टम क्या है, NTFS है। हम विंडोज़ के अंदर जो फाइल सिस्टम इस्तेमाल करते हैं वो लिमिटेड फाइल सिस्टम इस्तेमाल करते हैं, लाइक इन विंडोज़ OS। फाइल सिस्टम की अगर हम लोग बात करें तो एक हमारे पास होता है फैट, जो कि पुराना है बट नॉट इन यूज़ बोलेंगे, बट हाँ पुराने ऑपरेटिंग सिस्टम XP वगैरह में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। NTFS है न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम, ये यूज्ड टेक्नोलॉजी है, मतलब आज भी हम इसका करंट में इस्तेमाल कर सकते हैं, या इसी पर फॉर्मेट होता है, आप देख सकते हो सामने। और इससे भी एक बेटर अपडेट हमें मिलता है REFS का, रेसिलियंस फाइल सिस्टम का, जो कि लाइक बेस्ट बेस्ट लाइक फाइल सिस्टम, हम इसको फाइल सिस्टम बोल सकते हैं। इसमें डेटा इजीली रिकवर किया जा सकता है, मैनेज किया जा सकता है एंड एवरीथिंग। ओके, तो एक बेस्ट फाइल सिस्टम ये हमारा होता है, REFS वगैरह, रेसिलियंस फाइल सिस्टम वगैरह। तो ये हमारे फाइल सिस्टम होते हैं। फाइल सिस्टम का मेन फंक्शन होता है टू ऑर्गेनाइज आर लाइक ऑर्गेनाइज एंड मैनेज द डेटा स्टोरेज। ओके, तो बेसिकली फाइल सिस्टम इज यूज्ड टू ऑर्गेनाइज द डेटा इन स्टोरेज। ओके, कि हमारा डेटा का जो ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब ऑर्गेनाइज करने का जो प्रोसेस है, जो मैनेज करने का पार्ट है ना, या उसके अंदर प्रॉपर आर्किटेक्चर में स्टोर करने का जो काम है वो फाइल सिस्टम के बिहाफ पर होता है। ओके, तो फाइल सिस्टम हमारे सिस्टम को एक तरीके का एक प्रॉपर सिस्टमेटिक वे से रखने का काम करता है, और फैट NTFS REFS जैसा इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर फैट आप लेकर काम कर रहे हो तो इसमें मैक्सिमम 2 TB तक का हम एक वॉल्यूम साइज लेकर चल सकते हैं, बट 2 TB से आज तो काम नहीं चलेगा। हम अगर NTFS लेकर चलते हैं तो 256 TB तक का हम इसके अंदर अपडेट ले सकते हैं, बट अगर REFS है तो 35 पेटाबाइट, आई थिंक PB का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एक बहुत बड़ा स्पेस होता है ये। क्लियर है सभी को? यही लिनक्स सर्वर अगर आप पढ़ते तो वहाँ पर EXT फाइल सिस्टम होता है, XFS फाइल सिस्टम होता है, BTRFS फाइल सिस्टम होता है, ZFS फाइल सिस्टम होता, ये सारी चीज़ें। मैक OS आप पढ़ते यानी एप्पल ऑपरेटिंग सिस्टम, तो वहाँ वहाँ पर HFS+ होता, वहाँ पर APFS होता। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। नेटवर्क फाइल सिस्टम पढ़ेंगे तो NFS होगा, नेटवर्क फाइल शेयरिंग, लिनक्स और विंडोज़ दोनों के लिए, सॉरी लिनक्स के लिए SMB होता है, और CIFS होता है। ओके, तो अलग अलग फाइल सिस्टम है। अगर हम नेटवर्क में काम कर रहे हैं, लिनक्स OS है, तो NFS होगा, नेटवर्क फाइल शेयर और सिस्टम। और SMB हमारे विंडोज़ के अंदर आगे आपको पूरा पढ़ाया जाएगा, SMB के थ्रू शेयरिंग मैनेजमेंट एंड एवरीथिंग। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि अगर हम डिस्क की बात करें तो यहाँ पर जो बेसिक डिस्क है इसका क्या मतलब, अगर एक बेसिक डिस्क है तो यहाँ पर कोई और टाइप्स की डिस्क होती है, तो हाँ यहाँ पर एक बेसिक डिस्क आपको मिलेगा, जो कि जो हमारे क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली यूज्ड बेसिक, ओके, बेसिक डिस्क। एंड जो सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं SOS, ये हमारे इस्तेमाल करते हैं डायनेमिक डिस्क। ओके, तो बेसिक का मतलब होता है कि अगर हमारे इस कंप्यूटर सिस्टम पर डिस्क 1 डिस्क 2 लगा हुआ है ना, एक डिस्क ये है और एक डिस्क ये है, तो जितनी भी डिस्क है वो एक तरीके का इंडिविजुअल डिस्क की तरह काम करेगा। बेसिक डिस्क में क्या होता है कि इंडिविजुअल ये डिस्क वर्क करेगा, और अगर ये 1 TB का आपने लगा रखा है तो 1 TB ही इसका स्पेस आप इस्तेमाल करोगे।
बट अगर डायनेमिक डिस्क की हम लोग बात करें तो सर्वर लेवल के ऑपरेटिंग सिस्टम में डायनेमिक डिस्क का इस्तेमाल किया जाता है। और इसमें हम क्या कर सकते हैं कि वी कैन कंबाइन इन डायनेमिक डिस्क, वी कैन कंबाइन मल्टीपल मल्टीपल डिस्क इनटू वन लॉजिकल डिस्क। ओके, जैसे कि मान लिया कि हमारे पास हमारे सर्वर को 50 TB का स्पेस चाहिए। ओके, तो मैंने मान लिया कि अगर एक डिस्क परचेज किया जो कि 8 TB का है, तो एक इंडिविजुअल डिस्क है, बट ये हम डायनेमिक डिस्क में हम इसको बेसिक डिस्क को डायनेमिक डिस्क में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो 8 इंटू, अगर मैं 8 इंटू 10 डिस्क अगर मैं परचेज कर लेता हूँ तो अप्रॉक्सीमेट 80 TB का स्पेस हमें मिल जाएगा। 7 डिस्क लेंगे तो अप्रॉक्स 56 GB TB का मिल जाएगा, जो कि इतने को कवर कर लेगा। तो हम क्या कर सकते हैं कि 8 इंटू 10 करेंगे तो 80 TB का स्पेस बनेगा। तो ये अलग अलग डिस्क होगा, फिजिकली 10 डिस्क होगा। बट इनको हम क्या कर सकते हैं, डायनेमिक डिस्क के फीचर की हेल्प से, देर आर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ डायनेमिक डिस्क फीचर जो कि सर्वर में इस्तेमाल होता है। उस फीचर की हेल्प से हम इस 10 डिस्क को एज अ सिंगल लॉजिकल डिस्क यानी कि 80 TB का एक डिस्क की तरह अपने सर्वर के अंदर डिस्प्ले करके इसमें से पार्टीशन कर सकते हैं। जैसे कि अगर किसी को 40 TB का स्पेस चाहिए, किसी को 20 TB का चाहिए, किसी को 20 TB का चाहिए, तो इस तरीके से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। या 40 TB देने के बाद इसमें हम काम कर रहे हैं, बचा हुआ या रिमेनिंग 40 TB हम अदर कुछ जगहों पर शेयर करना चाहते हैं तो हम शेयर कर सकते हैं। आगे सारा लैब के थ्रू आप देखोगे। तो डायनेमिक डिस्क बेसिकली सर्वर लेवल पर ही इस्तेमाल किया जा सकता है, नॉट फॉर इंडिविजुअल्स। इसमें हम मल्टीपल डिस्क को कंबाइन करके एक सिंगल डिस्क में कन्वर्ट करते हैं। ओके, बट बहुत सारे क्रिटिकल कॉन्फ़िगरेशन इसके अंदर होती हैं, है ना। बेसिक डिस्क की कॉन्फ़िगरेशन आप लोगों में से कितने लोगों ने किया है, और क्या क्या चैलेंजेस देखने को मिलते हैं? सभी लोगों ने आज ज्वाइन नहीं किया। क्या क्या चैलेंजेस देखने को मिलते हैं, कुछ बताइए। हेलो, बेसिक डिस्क वगैरह सभी लोगों ने मैनेज किया होगा ना। ये सर्वर के बाहर का सवाल है, ये तो आना चाहिए आप लोगों को। क्यों? नो आइडिया? बिल्कुल साइलेंट हैं आप लोग, क्यों? अमर कुमार, बेसिक डिस्क मैनेज किया आप लोगों ने कभी? गौतम, विनोद? नहीं सर। अच्छा, बाकी लोग? सब मैनेज तो नहीं किया है। पार्टीशन तो सब किया हुआ हमने, बट इस पे कभी फोकस नहीं किया। बेसिक जो या अभी आप समझा रहे हैं ना, हाँ, तो बेसिक डिस्क वही पार्टीशन वगैरह ही जो आप अपने लैपटॉप ये तो डेस्कटॉप किया या। हुआ है। हाँ, कई वही बार मैं हम लोग पूछ रहा हूँ। पार्टीशन करते हैं ना तो ड्राइव भी शो नहीं करता है, तो फिर उसकी सेटिंग हम्म। करनी पड़ती है, फाइल हमें रिबूट स्टोर करना पड़ता है, फिर उसको पार्टीशन कर पाते हैं। हाँ, तो बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं, कभी कभी हाँ, ड्राइव नहीं शो करता, है ना। यस सर। कभी कभी फॉर्मेट नहीं होता, या ये बहुत होता सारे है। इशू हो सकते हैं। तो एटलीस्ट सब लोगों ने इस्तेमाल किया होगा फॉर्मेट करते हो। आप लोगों ने विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल किया तो फॉर्मेट किया होगा, पार्टीशन बनाया होगा, है ना। बेसिक डिस्क के अंदर वो सारा काम होता है। यस सर। बट जो जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो बेसिक डिस्क में ही स्टोर होता है। उसको हम डायनेमिक डिस्क में स्टोर नहीं कर सकते, वो इंडिविजुअल एक डिस्क के अंदर स्टोर होता है। ओके, बट बेसिक डिस्क में क्या प्रॉब्लम होती है कि हम या तो पार्टीशन बना सकते हैं और एक डिस्क एक ही डिस्क के साथ काम करेगा, मतलब
उसमें हम मल्टीपल डिस्क को कंबाइन करके एक बड़े स्पेस में नहीं कन्वर्ट कर सकते। तो ये बेसिक डिस्क का पार्ट होता है, और हर कोई इसको मैनेज किया होगा अपने क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम पर। बट हम लोग सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम में डायनेमिक हार्ड डिस्क को या स्टोरेज को प्लान करेंगे, मैनेज करेंगे, जिसमें रैड की कॉन्फ़िगरेशन रेडिंडेंसी के लिए मेंटेन करना होता है, या फिर फेल ओवर के लिए होता है, मिररिंग के लिए होता है, बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट के लिए डिस्क का इस्तेमाल किया जाता है। ओके। तो मैं एक कंपैरिजन टेबल आपको बनाकर दे देता हूँ, जैसे कि ये एक सबसे यूनिक रिप्लाई है जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो, कि जो हमारा बेसिक डिस्क होता है, पार्टीशन मैनेज कर सकते हैं। यस, हम पार्टीशन बना सकते हैं, प्राइमरी पार्टीशन, एक्सटेंडेड पार्टीशन, लॉजिकल पार्टीशन। डायनेमिक डिस्क में हम नो पार्ट इसमें लिमिटेड पार्टीशन होता है, मतलब हम इसमें एक लिमिटेड नंबर ऑफ पार्टीशन बना सकते हैं। और इसमें हम क्या कर सकते हैं, अनलिमिटेड मीन्स कोई लिमिट नहीं है, हम कितने पार्टीशन बना सकते हैं और कितना बड़ा स्पेस ले जा सकते हैं, है ना। क्योंकि ये मल्टीपल डिस्क को कंबाइन करके बनाया जाता है, और ये इंडिविजुअल डिस्क होता है। ओके। रैड, रेडिंडेंट एरे ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क, इसका मतलब ये होता है कि हम एक से ज़्यादा हार्ड डिस्क को, मतलब डिस्क वन प्लस डिस्क टू को कंबाइन करके जो फीचर इस्तेमाल करते हैं वो रैड हमें अलाउ करता है। ये बेसिक डिस्क अगर है तो रैड कॉन्फ़िगरेशन नहीं किया जा सकता है, बट अगर डायनेमिक डिस्क है तो रैड कॉन्फ़िगरेशन किया जा सकता है। ओके। करंट जैसे ऑपरेटिंग रैड। सिस्टम अगर काम नहीं करता है ना, हाँ जी। करंट ऑपरेटिंग सिस्टम अगर हम यूज करते हैं, कई बार लैपटॉप में इंस्टॉलेशन करते हैं, तो उसमें रेड का हम्म। भी ऑप्शन आता है, और तो सिलेक्ट होता है तो उसमें बूट नहीं कर पाते हैं, इंस्टॉल नहीं कर पाते बूट नहीं कर पाते ना। हैं। तो डायनेमिक डिस्क के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम बूट ही नहीं होगा ना। ओके सर। तो इसीलिए मैंने पहले ही बोल दिया कि अगर डायनेमिक डिस्क है तो आप बूट उसमें ओएस नहीं यूज कर पाओगे। ओके सर, ओके, इसीलिए नहीं होता है वो। हाँ। तो ओएस के लिए हम सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम जो इस्तेमाल करेंगे वो भी हम किसके अंदर इस्तेमाल करेंगे, एक बेसिक डिस्क के अंदर। बाकी जो हम स्टोरेज प्लानिंग करेंगे वो हम डायनेमिक डिस्क के अंदर करेंगे। ओके। अलग ओके सर। से। अगर मान लिया कोई बेसिक डिस्क के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम आपका इंस्टॉल है, और उसको आपने डायनेमिक डिस्क में कन्वर्ट कर दिया, हालांकि ऑप्शन आता है कन्वर्ट करने का, बट उसके बाद आप बूट करोगे तो बूट फेलियर आ जाएगा। तो रैड का सपोर्ट हमें बेसिक डिस्क में नहीं मिलता है और डायनेमिक डिस्क में मिलता है। एक्सटेंडिंग स्टोरेज, नो, विदाउट रीफॉर्मेटिंग। हम इसमें, अगर मान लिया हमारा 2 TB का डिस्क आपने लगा रखा है और इसमें दो पार्टीशन बना दिया आपने, कुछ भी ऐसा, या आपने इसका एक 1.5 TB का पार्टीशन बना दिया, तो आप इसको एक्सटेंड करना चाहो, मतलब या 2 TB, सिंपल मेरे कहने का मतलब एक्सपेंड करने की, अगर हम या एक्सटेंड करने की बात हो तो बेसिक डिस्क में नहीं कर सकते। ओके। और डायनेमिक डिस्क में अगर 50 TB का आपके पास स्पेस है और इन फ्यूचर आपको इसको 100 TB की ज़रूरत पड़ती है, तो आप 100 TB का आप इसके अंदर कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो, उसी 50 TB में और 50 TB ऐड करके बढ़ा सकते हो। ये ऑप्शंस होता है, जिसमें लिनक्स के अकॉर्डिंग एलवीएम वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है और विंडोज़ के अकॉर्डिंग पूल वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है। ओके। मल्टी डिस्क स्पैनिंग इसके अंदर नहीं होता है और इसके अंदर होता है। ओएस कॉम्पेटिबिलिटी, यहाँ पर देखो, वर्क ऑन ऑल विंडोज़ और लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, ये लिमिटेड होता है, मीन्स विंडोज़ ओनली फॉर फुल फीचर्स। ओके। तो ये हमारे विंडोज़ के लिए ओनली होता है, डायनेमिक डिस्क और ये सब है। लिनक्स में हमारा अलग इकोसिस्टम होता है। कन्वर्सेशन हमारा क्या होता है, या सॉरी कन्वर्जन, कन्वर्ट किया जा सकता है डायनेमिक डिस्क में विदाउट डेटा लॉस। आपका अगर कोई बेसिक डिस्क है तो उसको डायरेक्टली राइट क्लिक करके कन्वर्ट टू डायनेमिक डिस्क कर सकते हो, बट रिवर्ट करने में आपका क्या हो जाता है, अगर डायनेमिक से फिर से बेसिक में करना हो तो जब तक डेटा डिलीट नहीं होगा तब तक आप बेसिक में नहीं कर पाओगे। ठीक है। ये मैं आपको लाइव करके दिखा देता हूँ, पहले इतना ये बेसिक पार्ट पढ़ लेते हैं, सर्वर का पार्ट फिर टच करेंगे।
तो वीएम वेयर पर मैं इसको ओपन करता हूँ। ओके डन। तो इस पर मैं देख लूँ हमारे सिस्टम पर कितनी हार्ड डिस्क है। तो एक मैं VHD ऐड कर लेता हूँ, एक 35 GB है, बट मैं एक हार्ड डिस्क और ऐड कर लेता हूँ। फिजिकल सर्वर होता तो मुझे फिजिकल हार्ड डिस्क अटैच करना होता, बट यहाँ पर मैं इसका जी एक 10 GB का हार्ड डिस्क ऐड कर लेता हूँ। ठीक है, ओके करते हैं और लॉगिन करते हैं सर्वर को। ओके, तो यहाँ से आप राइट क्लिक कीजिए और यहाँ से डिस्क मैनेजमेंट ओपन कर सकते हो आप। और यहाँ पर आप देखो आपके पास डिस्क मैनेजमेंट का ऑप्शन आ जाएगा, जो कि डिस्क जीरो पहली डिस्क है जिसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसको टच नहीं करना है। ये 10 GB का एक मैंने हार्ड डिस्क इस्तेमाल किया। ऑनलाइन करते हैं, डिस्क एक्टिवेट हो जाएगा। इनिशियलाइज कर लेते हैं जीपीटी और एमबीआर। अब ये दो ऑप्शन आता है, एक जीपीटी और दूसरा आता है एमबीआर। दोनों में डिफरेंस क्या है? एमबीआर में सर बूट रिकॉर्ड मल्टीपल टाइम्स कॉपी करके रखता है। बूट बूट टाइम मास्टर बूट रिकॉर्ड होता है ना एमबीआर। क्या यूज होता है इसका, क्या बता रहे हैं? मल्टीपल कॉपी रखता है सर, स्टोर करके ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं, जीपीटी में रखता है ना। का। इसका ध्यान नहीं आ रहा था। ओके, तो जो हमारा मास्टर बूट रिकॉर्ड होता है एमबीआर, मास्टर बूट रिकॉर्ड, ये अप टू 4 प्राइमरी पार्टीशन सपोर्ट करता है। बट जीपीटी हमारा अप टू 128 प्राइमरी पार्टीशन सपोर्ट करता है विंडोज़ में। ओके, एमबीआर अगर हम यूज़ करते हैं तो 2 TB तक का डिस्क सपोर्ट करेगा, और जीपीटी अगर यूज़ करते हैं
सॉरी जीपीटी, जो कि जीयूआईडी पार्टीशन टेबल है। तो 2 टीबी से ज़्यादा स्पेस डिस्क ये सपोर्ट करता है। जो एमबीआर होता है ये पुराने ऑपरेटिंग सिस्टम को बूट करने के लिए, जैसे विंडोज 7 और विंडोज एक्सपी और ये सारी चीज़ें, तो वो एमबीआर पर ऑपरेट हो जाते हैं। 8 वगैरह भी आई थिंक हो जाता है। 8 को मैंने कभी इस्तेमाल नहीं किया है, शायद नया नया आया था 2010 11 11 12 के आसपास। तो मैंने कुछ टाइम इस्तेमाल करके और फिर दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम या विंडोज 7 पर जाते थे, या तो फिर उसका नया अपग्रेड आया विंडोज 10 तो उस पर गया। 8 मेरे लिए बिल्कुल ना के बराबर एक्सपीरियंसेस है। तो जीपीटी हमारा क्या करता है, मतलब एमबीआर हमारा क्या करता है, पुराने लेगेसी, आपने सुना होगा बायोस के अंदर जो लेगेसी बूट होता है उसको सपोर्ट करता था। तो अगर हमारा कोई भी जीपीटी जो है, अगर हम विंडोज 10 वगैरह इस्तेमाल कर रहे हैं, 11 वगैरह, तो उसको सिक्योर बूट इन्वायरमेंट चाहिए। तो वो जीपीटी के थ्रू पॉसिबल है। तो यूईएफआई वगैरह का जो बूट सिस्टम होता है वो जीपीटी के पार्टीशन में होता है, जीपीटी डिस्क में, सॉरी, डिस्क पार्टीशन में होता है। परफॉर्मेंस हमारे एमबीआर का स्लो होता है, और एक तरीके का जो जीपीटी है वो फास्टर होता है। और ओएस की कॉम्पेटिबिलिटी की बात करें तो एक्सपी या ओल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम जीपी एमबीआर में आते हैं, और जीपीटी में नए सारे ऑपरेटिंग सिस्टम आ जाएंगे। सिक्योरिटी में कोई भी बिल्ट इन सिक्योरिटी एमबीआर के अंदर नहीं होता है, और जीपीटी के अंदर हमारा सिक्योर बूट का फीचर होता है। और आसानी से हम कन्वर्ट कर सकते हैं जीपीटी में, बट डेटा लॉस होगा। एमबीआर टू जीपीटी और जीपीटी टू एमबीआर किया जा सकता है, बट डेटा लॉस होगा, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। एंड एमबीआर आज के समय पर बिल्कुल भी नहीं इस्तेमाल किया जा सकता या इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि एक तरीके का विंडोज 7 और एक्सपी जैसा ऑपरेटिंग सिस्टम हम लोग इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। तो सिलेक्ट करो आप जीपीटी, जिसमें आपको मल्टीपल बूट मिल जाते हैं। अगर इन केस ऑफ बूट फेलियर होता है, बूट करप्ट होता है, तो रिकवरी बैकअप ऑटोमेटिक वो रिपेयर करके कर लेता है। तो मल्टीपल बूट आपको देखने को मिल जाता है, बूट फाइल्स। और यूईएफआई सिक्योर बूट आपको देखने को मिलता है। सिक्योर बूट इसीलिए इसको बोला जाता है। और वाइल बूटिंग इट प्रोवाइड सिक्योरिटी। ओके। तो बहुत सारे ऐसे मैलवेयर या वायरस या अटैकर होते हैं जो कि बूटिंग टाइम पर ही हमारे सिस्टम को हैक कर लेते हैं या इंटर कर जाते हैं, उनके मैलवेयर एक्टिवेट हो जाते हैं। ऐसा भी हो सकता है नेटवर्क में कोई ऐसा मैलवेयर है। तो एमबीआर वगैरह या किसी भी डिस्क को, मान लिया कि मुझे चेक करना हो कि ये करंट जो डिस्क है या सी ड्राइव है, ये जीपीटी है या एमबीआर है, यहाँ से तो कहीं लिखा नज़र नहीं आ रहा है मुझे, बट मुझे चेक करना हो तो हम क्या करेंगे, अगर मैं डिस्क पर राइट क्लिक करके इसकी प्रॉपर्टी ओपन करूं और इसका वॉल्यूम यहाँ से ओपन कर लूं, तो यहाँ पर हमें ये बता देगा कि ये जीपीटी है या एमबीआर है। तो यहाँ से आपको देखने को मिल जाएगा इट इज़ अ टाइप ऑफ जीपीटी। ओके, क्योंकि लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगर इसको एमबीआर पर बूट करोगे विंडोज 10 या अदर, तो शायद ना नहीं बूट होगा। X7 वगैरह आप करेंगे तो हो जाएगा। तो ये आपको अपडेट इसका मिलता है कि इजीली आप यहाँ से चेक कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो। 4 प्राइमरी पार्टीशन बनेगा, बाकी सब आप इसमें लॉजिकल पार्टीशन और ये सब बना सकते हो। 128 प्राइमरी पार्टीशन आप इसके अंदर बना सकते हो। तो मैं यहाँ से जीपीटी ले लिया, और एक सिंपल वॉल्यूम अगर मैं बनाना चाहूँ तो यहाँ से मैं बना सकता हूँ। फाइल सिस्टम यहाँ पर एनटीएफएस है, आरईएफएस लेना चाहो ले सकते हो। क्विक फाइल सिस्टम फॉर्मेट करना है, कैसे क्या है वो करके ओके कर दो। तो ये हमारा एक सिंपल पार्टीशन जो बनाने का प्रोसेस है, ये हमारा कंप्लीट हो जाता है। ओके, बट मैंने एनटीएफएस फॉर्मेट किया हुआ है। मेरे पास ऑप्शंस था कि मैं आरईएफएस फाइल सिस्टम को भी यूज़ कर सकता था। अगर मैं आरईएफएस फाइल सिस्टम लेता, जो कि रेसिलियंस फाइल सिस्टम बोला जाता है, तो ये क्या करता है, डेटा इंटीग्रिटी को मेंटेन करता है। ये सर्वर लेवल का पार्ट है। डेटा की इंटीग्रिटी को, INTE, इंटीग्रिटी को मेंटेन करता है। अब ये डेटा इंटीग्रिटी क्या होता है, हम या डेटा इंटीग्रिटी ये बोल सकते हैं कि विदाउट टेम्परिंग इट सेंड और रिसीव द डेटा। डेटा की टेम्परिंग नहीं
होने देता। ओके। तो जो डेटा सेंड होता है वही रिसीव होता है, जो रिसीव हो मतलब जो सेंडर और रिसीवर के बीच में एक्चुअल डेटा मैनेज होता है। बहुत, क्योंकि ये उस लेवल का चेकसम या सिक्योरिटी डिटेक्ट कर लेता है। इन केस मान लिया कि सोर्स ने कोई डेटा सेंड किया और रिसीवर के साइड, और आरईएफएस फाइल सिस्टम के थ्रू वो ट्रांसफ़र हो रहा है वन डिस्क टू अनदर, तो सिंपल आप ये बोल सकते हो कि वो चेकसम का इस्तेमाल करता है। इन केस ऑफ डेटा यहाँ से XYZ भेजा गया, तो वो चेक होगा। अगर XYZ के साथ कोई एडिशनल डेटा या अल्टरिंग देखता है तो उसको चेकसम यानी इंटीग्रिटी के थ्रू चेक करके डेटा को करेक्ट करता है, ऑटोमेटिकली करेक्ट डेटा फॉर करप्शन एंड टेम्परिंग। इंटीग्रिटी वही होता है टू मेंटेन दी डेटा वाइल सेंडिंग एंड रिसीविंग। ओके। रेसिलियंस टू करप्शन बोल सकते हैं कि ऑटोमेटिकली रिपेयर करने का इसके अंदर कैपेबिलिटी होता है। स्केलेबिलिटी ये 35 PB पेटाबाइट तक ये वॉल्यूम को या सॉरी डिस्क को या वॉल्यूम को सपोर्ट कर सकता है। परफॉर्मेंस एक बहुत एडवांस लेवल का होता है, तो इसका जो वर्कलोड होता है वर्क स्टेशन या वर्चुअल मशीन या क्लाउड सर्वर्स वगैरह पर इस्तेमाल किया जा सकता है। तो मान लिया कि आप एक बड़ा सर्वर, हैवी सर्वर कुछ ऐसा प्लान करते हो, तो ऑलवेज सेलेक्ट REFS। ओके। ये सारी चीज़ें, तो यही सब है सर्वर 2019 और 2012 से भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें होगी, और एक बेटर स्मूथ एक्सपीरियंस आपको इसके साथ देखने को मिल सकता है। अब जो भी मैंने यहाँ पर डिस्क बेसिक डिस्क लिया, मैं राइट क्लिक करके कन्वर्ट टू डायनेमिक कर सकता हूँ। बट अगर मैंने इसके अंदर डेटा रखा है, मान लिया कि इसके अंदर मैंने एक डेटा रख लिया, न्यू फोल्डर, और मैं अब इसको यहाँ से कन्वर्ट करता हूँ, तो हमारा डेटा लॉस नहीं होगा। डिस्क 1 को मैं कन्वर्ट करूँगा। ध्यान देना OS वाला डिस्क नहीं कन्वर्ट होना चाहिए, नहीं तो आप डेटा लॉस कर दोगे। तो ये देखो डायनेमिक डिस्क हो गया, यहाँ पर डायनेमिक डिस्क आ रहा है। अब मैं राइट क्लिक करके कन्वर्ट टू MBR नहीं कर सकता, है ना, यही थ्योरी में समझाया। तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, फॉर्मेट करना पड़ेगा, या डिलीट वॉल्यूम करेंगे। डिलीट वॉल्यूम करेंगे, ये सिंपल। अगर मैं यहाँ से फॉर्मेट कर दूँ देन इट इज़ पॉसिबल नहीं। देखो मैंने फॉर्मेट कर दिया, अभी भी हम यहाँ पर कन्वर्ट नहीं कर सकते, तो हम पहले इसको हटाएंगे, डिलीट करेंगे, तो डेटा लॉस होगा, तभी ये डायनेमिक में आएगा। ओके। तो ये ध्यान देना कि आप बेसिक OS का कभी भी डायनेमिक डिस्क में तो कन्वर्ट करना ही नहीं है, बाकी स्टोरेज के लिए जो आप कर रहे हो उसमें ये चीज़ अप्लाई करके देख सकते हो। अब मैं एक काम कर सकता हूँ, यहाँ से कन्वर्ट टू MBR आ रहा है, तो यस, अगर हमारा GPT है तो हम यहाँ से MBR कर सकते हैं, नहीं तो GPT ये भी हम यहीं से कर सकते हैं। GPT MBR, MBR GPT, बेसिक टू डायनेमिक, डायनेमिक टू बेसिक, ये सारा कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस है हम यहीं से राइट क्लिक करके कर सकते हैं। पार्टीशन बनाने के लिए हम यहीं से नेक्स्ट करेंगे और एक पार्टीशन यहीं से क्लिक करके बना लेंगे। जैसे 10 GB का है तो मैं 5 GB का एक पार्टीशन क्रिएट करता हूँ। आ, अब 5 GB इन द सेंस 5000, नेक्स्ट करेंगे। अब देखो हमारे पास ये पार्टीशन बन जाएगा। माउंट वाला ऑप्शन नेक्स्ट उसमें कर लेंगे, ड्राइव लेटर E बनेगा। NTFS लेते हैं, पार्टीशन का नेम जो देना चाहो दे सकते हो, ओके कर दो। एक पार्टीशन आपको यहाँ पर मिल जाएगा, ये देख सकते हो, E ड्राइव। अब इस E ड्राइव के अंदर हम क्या कर सकते हैं, कुछ माउंट पॉइंट क्रिएट कर सकते हैं। मान लिया कि हमारे पास 5 GB का एक फ्री स्पेस है और आप नहीं चाहते कि इसको एक नया पार्टीशन या वॉल्यूम दिखे, आप चाहते हो कि ये जो 5 GB का स्पेस है ये मैं इसी डिस्क के अंदर, जो मेरा E ड्राइव है इसी के अंदर माउंट कर दूं या इंसर्ट कर दूं। नेक्स्ट करेंगे आप और यहाँ से माउंट पॉइंट लेंगे। कहाँ पर आपको इंसर्ट करना है, E ड्राइव के अंदर कोई फोल्डर बना के, ऐसे ही तो मैं E ड्राइव को सेलेक्ट करके एक न्यू फोल्डर क्रिएट करता हूँ और इसको मैंने दे दिया M1 मीन्स माउंट पॉइंट 1, कोई भी नेम देंगे, ओके करेंगे, नेक्स्ट करेंगे और क्रिएट कर देंगे। तो अब यूजर क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ पर जब इसको ओपन करेंगे इसके अंदर 4 GB का या 5 GB का यहाँ पर है, एंटर करेंगे तो M1 इसके अंदर 5 GB का एडिशनल स्पेस मिलता है। बाहर रखोगे डेटा तो 4.5 GB यहाँ पर, और अंदर आओगे तो 5 GB यहाँ पर रख सकते हो। मैंने यहाँ पर एक डेटा बनाया
एक वो बनाया। तो ये डेटा स्टोर कहाँ पर हुआ? ई ड्राइव के अंदर नहीं हुआ, ई ड्राइव के अंदर जो माउंट पॉइंट है उसमें हुआ। ठीक है। तो हम एक काम कर सकते हैं कि अगर बाहर मैं कोई पार्टीशन क्रिएट करता हूँ ई ड्राइव में, मैंने एक और सॉरी फोल्डर क्रिएट कर लिया। अब कोई भी अगर ऐसा करता है कि हमारे इस फोल्डर को फॉर्मेट कर देता है, फॉर्मेट, है ना, वॉल्यूम को फॉर्मेट कर देता है, देखो हो गया। तो फॉर्मेट करने के बाद तो हमारा डेटा भी यहाँ से माउंट पॉइंट भी चला गया। तो क्या हमारा माउंट पॉइंट का डेटा डिलीट होगा? नहीं। हम यहाँ से अगर देखेंगे तो 5 GB का ये हमारा माउंट पॉइंट है, और इसको दोबारा से हम चेंज ड्राइव लेटर में आकर ऐड करेंगे, और माउंट पॉइंट करना चाहे माउंट पॉइंट कर लें, नहीं तो एक नया पार्टीशन बना लें, है ना, एफ ड्राइव बनेगा, ओके कर दें। तो जो एफ ड्राइव होगा ना यहाँ से, उसके अंदर आपको न्यू फोल्डर देखने को मिल जाएगा। तो आपका डेटा लॉस नहीं होता है। माउंट पॉइंट आप इस तरीके से अलग अलग काम के लिए बना सकते हो, जरूरत पड़ने पर इंसर्ट कर सकते हो किसी भी डिस्क स्पेस को एज अ माउंट पॉइंट, किसी भी ऑलरेडी बिल्ट अ पार्टीशन या वॉल्यूम के अंदर। क्लियर है? समझ में आया? सर, अच्छा। वो सर रेट कॉन्फ़िगरेशन का जो रहता है वो। वो तो रेड अभी हम लोग पढ़ेंगे आगे, ये वाला पार्ट समझ ठीक। में आया? हाँ सर, हाँ। रेड वाला मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है। तो ये चीज़ हम यहाँ से कॉन्फ़िगर कर लिए। अब क्या है यहाँ पर कि इन केस अगर मैं यहाँ से इसको श्रिंक करना चाहूँ, जैसे कि मैं पहले तो इसको डिलीट कर दूँ, और पहले यहाँ पर जो ई ड्राइव है, राइट क्लिक करके एक्सटेंड वॉल्यूम का एक ऑप्शन आता है। इसमें क्या होता है कि एक्सटेंड कर सकते हैं हम इस वॉल्यूम को जब जब हमारे पास कोई अनलोकेटेड स्पेस बचा हो, तभी ये ऑप्शन हाईलाइट होगा। तो एक्सटेंड करते हैं, नेक्स्ट करते हैं, और 5 GB जो अनलोकेटेड है इसमें से कितना स्पेस देना चाहते हो, पूरा या फिर थोड़ा कम? तो पूरा मैं दे देता हूँ, या कम करना है तो यहाँ से कम कर सकते हो, फिनिश कर दो, देखो 10 GB का ये हो गया। बट अगर मुझे ये बड़ा स्पेस है, इसमें से 3 to 4 GB 5 GB मैक्सिमम यूज हो रहा है, बाकी 3 to 4 5 GB एक्स्ट्रा बचा हुआ है स्पेस, राइट क्लिक करके श्रिंक कर सकते हो, और जितना भी स्पेस आपको श्रिंक करना है, 5000 मीन्स 5 GB, तो ये आपका बाहर आ जाएगा। ठीक है। तो इस तरीके से हम श्रिंक और एक्सटेंड कर सकते हैं। राइट? क्लियर है? तो ये हमारा क्लाइंट लेवल का या क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट था, बेसिक पार्टीशन। जब ओएस वगैरह का कोर्स कभी आपने किया होगा, किया तो जरूर होगा, आईटी बेसिक कंप्यूटर कोर्सेस और ये सब, तो उसमें आपको ये पार्टीशन का ये सारा मेथड आपको बताया जाता है। अब फॉर एग्जांपल के लिए अगर हम सर्वर ओएस सर्वर स्टोरेज की बात करें, या सर्वर लेवल स्टोरेज मैनेजमेंट का, तो यहाँ पर हमारे पास पहला एक प्रोसेस आता है जो कि है डिस्क मिरर। ओके। अब ये डिस्क मिरर है क्या? व्हाट इज डिस्क मिरर और डिस्क मिररिंग? तो जो भी हम डिस्क मिररिंग की बात करते हैं, ये आपके नोट्स के साथ मैं ऐड कर देता हूँ।
ये कॉपी किस मेथड में करता है? बहुत बेकार सॉफ्टवेयर है, कल इसको बदल, इसको नहीं यूज़ करेंगे आगे से। ठीक है, डिस्क मिरर बेसिकली, डिस्क मिरर हमारा सर्वर स्टोरेज का, लाइक ये सर्वर स्टोरेज मैनेजमेंट का पार्ट है। अब सर्वर स्टोरेज मैनेजमेंट मतलब होता है, या डिस्क मिरर का मतलब होता है कि वी कैन आर सर्वर मिरर द डिस्क, मीन्स एट अ टाइम वी कैन यूज टू डिस्क टू स्टोर द सेम इंफॉर्मेशन इन डिस्क मिररिंग ऑप्शन। ओके, मिरर का मतलब क्या होता है? एक एक आईना, या फिर बोल सकते हैं कि ग्लास, जिसमें आप अगर खड़े होते हो तो आपके सामने भी एक सेम चीज़ दिखाई देता है आईने के अंदर या शीशे के अंदर। तो डिस्क मिररिंग हमारा वैसे ही है, इसमें मिनिमम दो डिस्क इस्तेमाल किया जाता है टू मिरर दी डिस्क एंड टू मिरर दी डेटा। एंड रैड वन का ये पार्ट होता है, रैड नहीं पढ़ा रहा हूँ बट इट इज़ अ टाइप ऑफ रैड वन, रेडिडेंट एरे ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क वन। ये एक तरीके का टेक्नोलॉजी है जिसमें हम सर्वर लेवल के स्टोरेज को मैनेज करते हैं। सो डिस्क मिरर इज अ मेथड ऑफ डेटा प्रोटेक्शन इन विच डेटा इज साइमल्टेनियसली रिटेन टू टू और मोर हार्ड ड्राइव एट अ टाइम। ओके, मीन्स इन दिस प्रोसेस और इन द मिररिंग there is two disk there is two disk, the disk 1 and disk 2. Okay, and both disk are which data, both disk राइट द डेटा साइमल्टेनियसली। ओके, दोनों डिस्क क्या करते हैं? डेटा को पैरेलली या साइमल्टेनियसली एक साथ कॉपी करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर डेटा आपने रखा ए बी सी और डेटा ए यहाँ पर आ रहा है, तो ए और ए का एक कॉपी, बी और बी का एक कॉपी, और सी एंड सी का एक कॉपी, मीन्स सेम इंफॉर्मेशन दोनों डिस्क में आपको देखने को मिलेगा इन मिरर। ओके, दिस प्रोवाइड रिडंडेंसी एंड फॉल्ट टॉलरेंस। ये क्या करता है? आपको रिडंडेंसी एंड फॉल्ट टॉलरेंस प्रोवाइड करता है। मीन्स वेन एवर D1 गोज डाउन, सो देर इज नो प्रॉब्लम, D2 still available to access the data. Okay, means user can access complete data from disk 2. If disk 2 goes down, disk 1 available, so user can access complete data from disk 1. Okay, and at that time or after the like failure या कुछ भी ऐसा, इन केस कोई प्रॉब्लम आता है, कुछ भी ऐसा आता है, तो नेटवर्क एडमिन टीम और सर्वर एडमिन टीम कैन टेक केयर एंड अगेन लाइक रिप्लेस द फेलियर डिस्क टू कॉन्फ़िगर द मिरर। ओके, तो वो सिंपल उसको फेलियर डिस्क को रिप्लेस कर देगा, ताकि और मिरर को कॉन्फ़िगर कर देगा, और प्रॉपर हमारा फिर उसी तरीके से हमारा मिरर का जो पार्ट है वो मेंटेन हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें, बट एट अ टाइम अगर दोनों डिस्क फेल हुआ तो डेटा तो फिर तो, जब डिस्क ही नहीं है तो फिर कहाँ से रिकवर होगा? ओके, सो रिडंडेंसी मीन्स होता है कि इफ वन गोज डाउन अनदर विल वर्क। ओके, एंड साइमल्टेनियस डेटा कम्युनिकेशन होता है। तो यहाँ पर दो टास्क में जो हमारा रीड प्रोसेस होता है ना, ये फास्टर होता है इन कंपेयर ऑफ राइटिंग, क्योंकि राइटिंग में हमारा डेटा दोनों दो जगह राइट हो रहा है एट अ टाइम, और रीड में हम दो जगह ऑप्शन है, हम कहीं से भी रिसीव कर सकते हैं। तो मीन्स रीड स्पीड इसमें बेटर देखने को मिलता है और राइट स्पीड हमें स्लो देखने को मिलता है। ओके, इन कंपेयर ऑफ राइट स्पीड इज स्लो। ओके, disk mirroring basically provide data deduplication. Okay, means A or A, there is duplicate data in another disk. Okay, redundancy, ensuring data availability if one disk fails. Okay, and performance, लाइक परफॉर्मेंस वाइज तो बेटर मिलेगा ना, इनहेंस्ड परफॉर्मेंस मिलेगा, बेटर परफॉर्मेंस मिलेगा, क्योंकि हमारा दो डिस्क है। यूज़र कहीं से भी डेटा इजीली एक्सेस कर लेगा, एक डिस्क BGB है, दूसरी डिस्क से डेटा यूज़ हो जाएगा, है ना? तो एक परफॉर्मेंस यहाँ पर बेटर देखने को मिलता है, जनरली मेंटेनिंग और इन्हेंसिंग रीड परफॉर्मेंस। वही मैंने बोला कि रीड परफॉर्मेंस यहाँ पर क्या होता है? बेटर मिलता है। इम्प्लीमेंटेशन कॉमनली यूज्ड इन रैड वन कॉन्फ़िगरेशन, जब रैड वन आप कॉन्फ़िगर करते हो तो इसको मिलता है, बट
आप नॉर्मल क्लाइंट लेवल पर भी आप इसको कॉन्फ़िगर करोगे तो ये देखने को मिलेगा कि आप इजीली मिरर को कॉन्फ़िगर कर सकते हो, बट इसके लिए आपके पास कम से कम 2 हार्ड डिस्क होना चाहिए। तो जैसे मेरे पास एक 10 GB का हार्ड डिस्क मैंने ऐड किया था, मैं एक और 10 GB का ऐड कर लेता हूँ। तो मैं 10 GB का नहीं करता हूँ, मैं एक काम करता हूँ, ये 10 GB को रिमूव करता हूँ। मुझे बस प्रैक्टिकल ही तो करना है, डेटा तो स्टोर करना नहीं है, तो मैं 5 GB का ले लेता हूँ। 5 GB का एक डिस्क और 5 GB का एक और डिस्क। कोई भी प्लेटफॉर्म पर आप इस्तेमाल कर रहे हो, वर्चुअल बॉक्स, VMware, ओके, ये सब। तो 5 GB का मैंने दो ले रखा, ओके कर दिया, डन हो गया। आप डिस्क की प्रॉपर्टी ओपन करो, डिस्क मैनेजमेंट, एंड यस, यहाँ से आप देखोगे तो आप ऑनलाइन कर लो, इसको भी ऑनलाइन कर लो, GPT, हो गया दोनों। अब मैं दोनों को यहाँ से मिरर बना सकता हूँ। यू कैन सी देयर इज न्यू मिरर वॉल्यूम ऑप्शन, ओके, एंड विद द हेल्प ऑफ दिस ऑप्शन I can create mirror volume, okay, to mirror the disk, to mirror the both disk 1 and disk 2, okay. You can right click over here and you can see there is new mirror volume, okay. So you can mirror volume with any disk, okay. You can right click on any disk and you can configure mirror option, okay. Click on next button and then disk 2, add both disk together and click on next button, then you can assign a specific letter. And one more thing, 5 GB plus 5 GB is not equal to 10 GB. It is like same disk, it provides same disk space like 5 GB only, okay. बट ये जस्ट एक मिरर बना रहा है, तो इन मिरर देयर इज नो लाइक कंबाइन स्पेस अवेलेबिलिटी, ओके। ये 5 GB प्लस 5 GB मतलब कंबाइन स्पेस अवेलेबल नहीं करवाएगा कि 10 GB करवा दे। ओनली रैड कन्फिग्रेशन प्रोवाइड दिस टाइप ऑफ फीचर, ओके। So in mirror, there is only 5 GB space after combination or after mirroring two disk together. Okay, if one disk has have 5 GB space, another one same 5 GB space, so you can configure mirror. Okay, but with same space like 5 GB of space. Okay, तो मैं जस्ट 5 GB का ही ले लूँ, मतलब उतना ही ले लूँगा और स्पेस वगैरह सब कुछ वही कॉन्फ़िगर करके ओके करेंगे और फिनिश कर देंगे। दिस इज द रैड टाइप ऑफ फीचर, मीन्स रैड फीचर, रैड टाइप 1, एंड रैड आर सर्वर लेवल स्टोरेज ऑलवेज रिक्वायर्ड डायनेमिक डिस्क कॉन्फ़िगरेशन टू कॉन्फ़िगर द storage, okay. So it will ask that your these are the basic disk, and after this configuration or after mirror or while configuration of mirror इट विल कन्वर्ट इनटू डायनेमिक डिस्क। तो ये वही पूरा मैसेज है, आप उसको देख लेंगे, ओके करेंगे। नाउ द डिस्क्स आर इन डायनेमिक डिस्क एंड यू कैन सी ई वॉल्यूम एंड ई वॉल्यूम। स्टिल आप माई कंप्यूटर की प्रॉपर्टी ओपन करोगे और देखोगे तो आपको 5 GB का ही स्पेस मिलने वाला है, ओके। बट यस, अगर हम इसके अंदर डेटा रखते हैं तो ये दोनों डिस्क में एट अ टाइम कॉपी होगा, न्यू फोल्डर। अगर हम इस डिस्क को ओपन करें इसमें भी वही डेटा मिलेगा, इस डिस्क को ओपन करें इसमें भी वही डेटा मिलेगा। प्रॉब्लम कहाँ, सॉरी, बेनिफिट कहाँ पर है? अगर हमारा एक डिस्क हो जाता है यहाँ से डाउन, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ से एक डिस्क, नेवर फॉर्मेट योर डिस्क, ओके। अगर फॉर्मेट करोगे डायनेमिक डिस्क में तो पूरा इम्पैक्ट पूरे डिस्क में पड़ेगा, ये ध्यान देना। रिमूव कर सकते हो मिरर को, मिरर को ब्रेक कर सकते हो। वॉल्यूम को डिलीट भी नहीं करना, इसको डिलीट करोगे तो ये भी डिलीट हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों मिरर की तरह काम कर रहे हैं, ओके। तो सिंपल इस पर राइट क्लिक करके हम ऑफलाइन कर दें तो ये तो डिस्क हमारा ऑफलाइन होगा, बट स्टिल यूजर कैन एक्सेस डेटा, सर्वर एडमिन कैन एक्सेस द डेटा फ्रॉम डिस्क टू, okay. You can see there is no problem, another folder you can create, you can maintain, you can copy, read, whatever, you can do every type of storage level uh, लैब, ओके। तो कुछ भी आप यहाँ पर जो भी स्टोरेज लेवल का काम करना चाहते हो कर सकते हो, कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, बस बैकएंड में हमारा डेटा क्या फेल है। सो सर्वर टीम यहाँ से हमारे डिस्क को लाइव करेगा और आफ्टर सम टाइम यू विल गेट योर डिस्क और योर मिरर लाइव अगेन, ओके। तो कुछ समय बाद ये जो फेल्ड रिडंडेंसी है ये आपका
मिरर हो जाएगा एंड स्टिल यू कैन एक्सेस डेटा। अब मैं यहाँ पर राइट क्लिक करूँ और थोड़े समय बाद मैं इसको एक्सेस करूँगा। रीएक्टिवेट क्या करना है, ये हो गया है बट थोड़ा सा अपडेट लेगा और ये मैनेज हो जाएगा, डोंट वरी, थोड़े समय में ये अप टू डेट हो जाएगा। आप इसको एक बार हटाओ और अगेन यहाँ से राइट क्लिक करो। तो अरे यार, ऐड मिरर डिस्क वन, ठीक है, दूसरी डिस्क हमारा ऐड होगा और दोबारा से हम एक मिरर प्रिपेयर कर देंगे। यहाँ पर सेम वैसे ही एक अपडेट आ रहा है, हो गया। अब हम इसके अंदर आएंगे तो हमारा दोनों डेटा मिरर हो चुके, इधर भी वही डेटा आ गया, देखो दूसरा नया फोल्डर, और इधर भी हमारा वही डेटा आ गया। ठीक है, तो ये मिरर का एक ऑप्शन होता है और इस तरीके से हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन मिरर लेवल की कर सकते हैं। बट यहाँ पर एक और फीचर आपको मिलता है, मैं रैड नहीं पढ़ाऊंगा, कल के सेशन में रैड होगा, मतलब अगले सेशन में, क्योंकि वो एक पूरा समय लेगा लैब के साथ। और यहाँ पर आप देखो एक ऑप्शन आ जाता है राइट क्लिक करके रैड का, यानी कि रिमूव वगैरह तो करना आप सीख जाओगे, रिमूव करना, ब्रेक करना, वटेवर। मैं राइट क्लिक करता हूँ और इसको अ, एक को मैं डिलीट करता हूँ अगर यहाँ से, तो दोनों पर आपको ये इम्पैक्ट देखने को पड़ेगा, मिलेगा। बेसिक डिस्क में आ गया, डिलीट हो गया डिस्क डेटा दोनों जगह से। हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, रेड लेवल 5 कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, तो नहीं, स्ट्रिपिंग भी कर सकते हैं। यहाँ पर स्ट्रिप्ड वॉल्यूम मीन्स रेड जीरो, ओके, एंड सिंपल वॉल्यूम तो हम लोग जानते हैं, स्पैंड वगैरह भी कर सकते हैं। बट हम लोग यहाँ से रेड 5, रेड की कॉन्फ़िगरेशन अगर करें, रेड 5 करना चाहें तो कर सकते हैं, बट ये हाईलाइट नहीं हो रहा है। तो रेड जब पढ़ेंगे तो हम लोग करेंगे, और ये हाईलाइट तब होगा जब इसमें 3 हार्ड डिस्क होगा। ओके, 3 हार्ड डिस्क मैं यहाँ से ऐड कर लूँ। अब मान लिया कि यूजर ने 10 GB का ये डिस्क ले लिया, 10 GB, सॉरी 10 GB का, और बाकी दो डिस्क हमारे पास क्या है, 5 GB की हैं। तो क्या इसका मिरर बनेगा? हाँ बनेगा, लेकिन जो मिनिमम स्पेस होगा उसके साथ मैक्सिमम वाली डिस्क सिंक्रनाइज हो जाएंगी। तो आपका इसके अंदर जो 10 है ना, वो डेटा बच जाएगा, इसके अंदर का स्पेस बच जाएगा। मैं दिखाता हूँ, राइट क्लिक करो, रेड 5, नेक्स्ट, तो मैक्सिमम देखो 5 GB ले रहा है, 5 GB, ये 10 है तो 10 मैंने यहाँ पर जैसे ही दिया, देखो क्या बन गया, डिस्क 3 से 5 GB। एक बार फिर से मैं दिखाऊं, यहाँ 10 है, ऐड करते ही हो गया 5। तो वो उतना स्पेस जो एक्स्ट्रा है आपके पास ना, इसीलिए कहा जाता है कि रैड की कॉन्फ़िगरेशन में हमेशा आप क्या करो, इक्वल साइज की डिस्क को ऐड करो, अदरवाइज वो डिस्क आपका उतना बेटर कॉन्फ़िगरेशन का पार्ट नहीं होगा, अनलोकेटेड स्पेस आपका यहाँ पर बन गया, क्या फ़ायदा। तो ये चीज़ ध्यान देना है, रीसिंकिंग हो रहा है, और ये रेडिडेंट एरे ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क रेड 5 का टास्क है। यहाँ से आप चेक करोगे तो आपको 5 GB प्लस 5 GB प्लस 5 GB 15 GB, और जो सिस्टम रिजर्व के बाद स्पेस बचता है वो आपको देखने को मिलेगा। तो मेरा यहाँ से कितना स्पेस टोटल, 5 GB 5 GB 5 GB, तो 15 GB के स्पेस में दो डिस्क का स्पेस हमें मिलता है, एक हमारे सिस्टम रिजर्व के लिए काम करता है। ऐसा क्यों है, जब आप रैड 5 की टेक्नोलॉजी समझेंगे तो आपको ये आइडिया लग जाएगा। अब एक डिस्क के अंदर अगर आप डेटा रखते हो तो ये इसके अंदर भी आप ओपन करोगे मिलेगा, इसके अंदर भी ओपन करोगे मिलेगा। एक डिस्क फेल होता है यहाँ पर, फॉर्मेट नहीं करना है। एक डिस्क अगर ऑफलाइन होता है कोई प्रॉब्लम नहीं, रेस्ट दो डिस्क जो हमारे हैं उससे डेटा अवेलेबल हो जाएगा, और ये डिस्क जैसे ही ऑनलाइन होगा दोबारा से डेटा सिंक हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा ये रैड का काम होता है। और इसमें दो डिस्क के इक्वल में स्पेस मिलता है। अगर दो डिस्क फेल हो जाता है तो ऐसा नहीं कि यहाँ से बचा हुआ डेटा मिल जाएगा, फिर डेटा नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसका थ्योरेटिकल पार्ट जब हम लोग कवर करेंगे तो इसको मैनेज करेंगे। अभी मैंने जितना भी कॉन्फ़िगरेशन कराया है, इट इज़ जस्ट बेसिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सर्वर एंड क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम।
In the next session, we will discuss how to manage complete storage from the file and storage with the help of server role. तो यहाँ से हम लोग बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टोरेज को मैनेज करेंगे और देखेंगे, जो कि सर्वर का फीचर है। इसके अंदर पूल, डेटा डिडुप्लिकेशन, मल्टीपल टाइप्स का यहाँ पर डिस्क पार्टिशनिंग, रैड 1, रैड 2, रैड 3, रैड 4, रैड 5, रैड 6 जो भी काम हो सकता है। एंड आइस का जी इनिशिएटर, डेटा वो डिस्क डिप्लॉयमेंट फ्रॉम एनी नेटवर्क टू एनी नेटवर्क, ये सब हम लोग यहाँ से देखेंगे। ओके, तो मेन जो हमारा सर्वर लैब है वो अगले सेशन में होगा।